ये ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है, वन एवं वन्य जीव संसाधन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सोर्सेस। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी, ब्लू व्हेल तक के करोड़ों और दूसरे जीवधारी एक जटिल परिस्थिति तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसकी विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए वायु हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, मृदा जो अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। बिना मतलब खाए अनाज अगर जो होगा तभी तो हम खाएंगे, तभी जीवित रहेंगे। और पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव इनका पुनः सृजन करते हैं इसी परिस्थितिकी तंत्र में। मानव परिस्थितिकी तंत्र जो वन परिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं जिन जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, यदि आप आसपास नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, मतलब अन्य जगहों पर नहीं पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व का सबसे समृद्ध देश में से एक है। क्यों है कि देखेंगे, कहीं पर आप देखेंगे कि पहाड़ पाए जा रहे हैं, तो कहीं पर वन पाए जा रहे हैं, कहीं पर मैदान पाया जा रहा है, कहीं मरुस्थल पाया जा रहा है, कहीं पर हिम ग्लेशियर पाए जा रहे हैं भारत में, कहीं पठारी क्षेत्र पाया जा रहा है। तो भारत जैव विविधता का बहुत ही मिला जुला रूप है और यहाँ पर बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ विश्व की सारी जैव प्रजातियों की 8% जनसंख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है और अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत के में पाए जाने वाले वनों और वन्यजीवों के संसाधनों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं। आपने सोचा है इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है? क्या विविध वनस्पति प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हैं कि हमारी इसकी कदर नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदनाओं के कारण पिछले कुछ समय में संसाधनों में भारी दबाव पड़ा है, मतलब कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचता रहा है ना। अब इसमें संचरण क्या, जो भारत में वन और वन जीवन का संचरण यानी कि हास कैसे हो रहा है, कैसे कैसे वो उसका डिके होता चला जा रहा है। वन जीवन और वनों में तेजी गति से हास के कारण इसका संचरण बहुत संरक्षण, भारत में वन्य जीवों का संरक्षण, तो देख रहे हैं कि इनमें क्या हो रहा है कि बहुत तेजी से इनमें ह्रास, बहुत ही ज्यादा गिरावट आ रही है। और जैव विविधता में वन्य जीव, कुछ ऐसे जीव हैं जो लुप्त हो रहे हैं और जो कुछ पेड़ पौधे हैं, जो वनस्पति है जो नष्ट हो रही, तो इनके संरक्षण की भी आवश्यकता है, परंतु हमें वनों और वन्य जीवों के संरक्षण करना आवश्यक है। ऐसा क्यों? संरक्षण की परिस्थिति की विविधता बनी रहती है। संरक्षण से परिस्थिति की विविधता बनी रहती है, हमारे जीवन साध्य साधन जल वायु मृदा बने रहते हैं। या विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन या जेनेटिक विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जीव विविध मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर करती है। आगे क्या है, जैसे शांत घाटी में मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियां बांस के पौधे लगाते हुए दिखेंगे आपको। छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचते आदिवासी महिलाएं दिखेंगी। आदिवासी क्षेत्रों में सूखी पत्तियों के एकत्रित करते हुए आदिवासी महिलाएं दिखेंगी, जो एकदम गट्ठर बना के उसको लेके जाती हैं, है ना। 60 और 70 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्यजीवन सुरक्षा कार्यक्रम का पुरजोर मांग की, मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा मांग उठने लगी है। कुछ विशेष जो कार्यक्रम हुए, जो विशेष लोग हुए, उन्होंने संरक्षक जो रहे कि जो फेवर में थे कि संरक्षण किया जाए वन्य जीवों का, उन्होंने बहुत ज्यादा मांग कर इस दशक में 60 से 70 के दशक में बहुत ज्यादा मांग करी।
भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। ये ईयर जरूर याद रखिएगा, जिसमें वन्य जीवों के आवास के संरक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित की गई। इसमें कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव और शिकार प्रतिबंधन पर वन्यजीव आवासों में कानूनी रक्षण और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने पर बल दिया गया। मतलब जंगली जीवों का व्यापार नहीं होगा। क्या किया जाता था, जंगली जीवों को बेचकर उनकी खाल, मतलब टाइगर हंटिंग वगैरह करी जाती है, उनकी खाल बेचे जाते, कहीं हाथी के दांत बेचे जा रहे हैं, कहीं किन्हीं ना उनसे जंगली जानवर से कुछ ना कुछ लिया जा रहा है। जैसे आप देखते हैं, आप देखे होंगे कि जंगली जो वनस्पति होती है, जैसे कि जंगली जो आवासों पे भी वो किया गया है, जंगली जो पेड़ पौधे हैं उन पे भी बैन लगाया गया है। पुष्पराज मूवी देखे ना, उसमें क्या होता है, लाल चंदन को जो है काट कर के बहुत बड़ी मात्रा में सप्लाई किया जाता है ब्लैक मार्केट, लेकिन ऐसा उस पर रोक लगाई गई है। गवर्नमेंट इतना प्रावधान नहीं करती है कि आप इस तरह जो है, जो भाई वनस्पति जो एरिया है पूरा, वो बहुत सारे जगहों में छूटा हुआ, तो होता तो सरकार का ही। तो क्या होता है, तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व अन्य राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार या सेंचुरीज, जो पशु विहार होता है सेंचुरीज स्थापित किया, जिसके बारे में पहले भी आपने पढ़ा है। केंद्र सरकार ने कई योजनाओं को भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य गंभीर खतरों में पड़े कुछ विशेष वन्य प्राणियों को रक्षण प्रदान करना है। जैसे इनमें कौन कौन हो जाते हैं, इनमें हो गया आपका प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण अथवा हुंगल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर, अन्य प्राणी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त क्या हुआ, कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोडवन जिसे बस्टर्ड बोलते हैं, और हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर भी संपूर्ण रूप से आंशिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। पूरी तरह से इसको बैन कर दिया गया। अब इसमें एक आता है इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, वन्य जीव संरचना में बाघ या बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देशों में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की अनुमानित संख्या क्या रही, 55,000 से घटकर मात्र कितनी हो गई, 1,827 रह गई। कहाँ 55,000 थी और कहाँ घट के कहाँ आ गई, 1827 पे ही रह गई। बाघों को मारकर उनका व्यापार करने के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या का मुख्य कारण रही। बाघों की खाल का व्यापार और उसकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई। क्योंकि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 भागों का आवास का उपलब्ध करवाते हैं और ये देश ही शिकार और चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर हैं। तो इसमें क्या किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में, सन जरूर याद रखिएगा। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त प्रजाति को बचाने का प्रयास ही नहीं है, अपितु क्या है, इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को बचाना है। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, असम में मानस रिजर्व और केरल में पेरियार रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण है। फिर से देखिए, इसमें ये आपको अगर मैपिंग का आ गया तो इसमें पूछा जा सकता है। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, कहा इसमें क्या प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। इसमें 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, उसमें यानी कि बाघों का संरक्षण हो रहा है। इसमें बाघों को विशेष प्रकार से यहाँ पर सुरक्षित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। योजनाएं जैव विविधता पर केंद्रित होती हैं, न कि विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोजी जा रहे हैं। संरक्षण नियोजन में कीटों
को भी महत्व मिल रहा है। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 86 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। 1991 में पौधों की 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई। अब इसमें देखिए वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। यदि हम वन और वन्य जीवों के संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन होता है। भारत में अधिकतर वन और वन जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? आरक्षित वन। पहला है आरक्षित वन। आरक्षित वन में क्या आता है? देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किए। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। मतलब उस आरक्षित क्षेत्र को मूल्यवान समझा जाता है। उधर लोगों को मान के ये लोगों का प्रवेश निषेध होता है, वहां पर कोई भी गतिविधियां मनुष्यों की नहीं हो सकती। अब आता है रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा, कितना? 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। आता है तीसरा नंबर अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार और व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। तो कौन कौन से होता है? आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। पहला रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट। और रक्षित वन ऐसे वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ियों, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। किसमें? आरक्षित वाले में और रक्षित वाले में इमारती लकड़ियां मिलेंगी और अन्य वन पदार्थ और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में कुल स्थायी वनों का अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि प्रदेश की कुल वन क्षेत्र का लगभग 75% मानेंगे। यहाँ पर काफी ज्यादा फॉरेस्ट है। और इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों का एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा भाग है। किसमें? बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उड़ीसा और राजस्थान में। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में क्या है? अधिकतर वन और वर्गीकृत वन है और स्थानीय और समुदाय के प्रबंधन में है। स्थानीय जो कि और स्थानीय समुदाय के प्रबंधन के क्षेत्र में आते हैं। अब यहाँ पे अब जो है एक घड़ियाल ऑन द ब्रिंक, एक घड़ियाल के बारे में यहाँ पर एक न्यूज पब्लिश हुई है, उसके बारे में बताया गया है कि ब्रीड डेथ डैमेज एंड द डर्टी यमुना के वजह से काफी ज्यादा जो प्रदूषित वाटर होता है उसमें घड़ियाल कितने प्रॉब्लम में आते हैं। घड़ियाल पॉपुलेशन हैज बीन एट इट्स लोवेस्ट सिंस 1970 एट दैट द रॉन्ग व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट कैन वी डू। मतलब कैसे कैसे उनकी समस्या बढ़ रही है घड़ियालों की और कैसे उसको हम सुधार सकते हैं, ये पब्लिश हुआ था। आगे देखते हैं। जैसे आपको बताया गया मेरे द्वारा पहले भी कि यहाँ लखनऊ में घड़ियाल प्रजनन केंद्र है ना, आपसे काफी नजदीक है, कभी आप विजिट जरूर करें। तो अब आता है समुदाय और वन संरक्षण। वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान है कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। कुछ मानव प्रजातियां जो जनजातियां हैं वहां पर निवास भी करती हैं वनों में। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हुए हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्ष करते हैं। वो नहीं चाहते कि वहां से खनन कार्य हो। वहां से खनन जैसे हो रहा है तो कहीं ना कहीं वन्य जीवों को जो जनजाति लोग हैं, जो आदिवासी हैं,
उनको कहीं ना कहीं समस्याएं हो रही, तो वो चाहते हैं कि वहां पर खनन कार्य ना हो। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं, सरकार की ओर से हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करे, मतलब वो नहीं चाहते कि सरकार भी इसमें इंटरफेयर कर, सोचते हैं हम ये आरक्षित क्षेत्र और इसको हम ही ठीक ठाक करेंगे, आप इसमें कोई भी हस्तक्षेप ना करें। राजस्थान के अलवर में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकऊ सेंचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून हैं, जो कि शिकार वर्जित है और बाहरी लोगों के घुसपैठ से यहाँ वन्य जीव के जीवन को बचाते हैं, मतलब उनको पसंद नहीं कि बाहरी लोग यहाँ आए और वन्य जीवों को यहाँ पर डिस्टर्ब करें। पवित्र पेड़ों की झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजाति विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों के मूल और कौमार्य के रूप में बचा कर रखा है, मतलब लोग पहले से प्रकृति की पूजा करते आ रहे हैं और प्रकृति की पूजा करने के कारण ही कहीं ना कहीं ये प्रकृति बची हुई है। अगर जो मनुष्य पेड़ों की पूजा कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनके कुछ विशेष प्रकार के पेड़ों को काटने का सामर्थ्य नहीं करता, उन्हें काटने की कोशिश नहीं करता है, जिन्हें पवित्र झुरमुटों में देवी देवताओं को वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते हैं और ना ही किसी को और छेड़छाड़ कर, मतलब उस क्षेत्र में ना खुद जा रहे हैं और ना खुद जो है इस तरह का डिस्टरबेंस वो पसंद कर रहे हैं। कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, तो इनकी पूजा भी करी जा रही है और भी बहुत तरह के पेड़ों की पूजा करी जाती है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियों महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार में जनजातियां शादी में इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। हमसे बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष की पूजा मानते हैं। भारत में अनेक संस्कृतियां और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों की संरक्षित करने के लिए पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरने, चोटियां, पहाड़ी चोटियां, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। अब देखते हैं कि बहुत सारे बंदर और लंगूर हैं, लोग उन्हें भोजन भी देते रहते हैं, है ना, कहीं कोई कोई दे रहा है, कुछ प्रसाद दे रहा है, केला दे रहा है, फल दे रहा है, सेब दे रहा है। तो आप अनेक मंदिरों के पास बंदर लंगूर पाएंगे और उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिरों के भक्तों में गिनते हैं कि वो मंदिर के कहीं ना कहीं भक्त हैं, भगवान के रूप मानते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास आप काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोर के झुंडों को देख सकते हैं। वहां के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई उसके नुकसान नहीं पहुंचाता। ये यहीं पर ही था कि जो एक्टर सलमान खान है, उन्होंने काले हिरण का शिकार किया था, जिसके कारण वो आज भी कहीं ना कहीं उस जेल का चक्कर काट रहे हैं और अब बिश्नोई समाज के निशाने पर है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि बिश्नोई समाज जो है, बिश्नोई समाज के लोग जो है चिंकारा हिरण को काफी, काले हिरण को जो है बहुत ज्यादा अपने समाज का हिस्सा वो मानते हैं। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित तथा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों को विकास को अब व्यापक, मतलब विकास अब क्या हो गया, व्यापक हो गया। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवोदयन ने दिखाया कि रासायनिक उर्वरक के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। कहीं कहीं ऐसे देश होते हैं जो कि आपसे ऐसी ही फसलें की उम्मीद करते हैं, आपकी ऐसी ही फसलों को खरीदेंगे जो जिनमें रासायनिक उर्वरकों का ना प्रयोग हुआ हो, ना ही रासायनिक जो है ये जो कीटनाशक होते हैं उनका प्रयोग हुआ हो। भारत में संयुक्त और वन प्रबंधन कार्यक्रम संरक्षित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब ओडिशा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन रक्षित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। इसमें गांव के स्तर
पर संस्थाएं बनाई जाती हैं और इसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे कि गैर इमारती वन उत्पादक के हकदारी होते हैं और सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होती है। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलता से सीख मिलती है और स्थानीय समुदायों की हर जगह प्राकृतिक संसाधन में शामिल करना चाहिए। परंतु परंतु क्या होता है, स्थानीय समुदायों के फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में अभी भी देर है। अतः वे ही विकास प्रक्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। जैसे कि एक बताया गया, एक विशेष असीमित दयालु उदार पूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता है, दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को पेट भरता है और अब सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। ये गौतम बुद्ध ने कहा था। कब कहा था? 487 ईसा पूर्व में। अब ये चैप्टर कंप्लीट होता है और हेल्पफुल लगता है वीडियो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ओके।